हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रविंद्र चौधरी एक बार फिर से आप सभी का अपने सिलेक्शन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में मैं एक बार बता दूं आपको, हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया था। तो राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने क्या कहा था कि राजस्थान इतिहास का जो है मैंने बताया पोर्शन कि इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। नंबर 1 प्राचीन राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान का इतिहास। और उसके बाद मैंने बताया था मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और उसके बाद मैंने बताया था आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हमने सबसे पहले कौन सा पोर्शन शुरू किया था? तो हमने सबसे पहले ये वाला पोर्शन, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ये पोर्शन हमने शुरू किया था। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने बताया था, अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बताओ देखिए क्या मैंने बताया था कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। क्लियर है? थोड़ा बहुत मैंने आपको जो भूमिका बनाकर बताया था ताकि आपको 1857 की क्रांति समझ में आ सके। उसके बाद में हमने पढ़ लिया इसमें, बताओ देखिए क्या, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। फिर हमने चर्चा की, बताओ देखिए किसके बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन के बारे में। फिर हमने चर्चा की जनजातीय आंदोलन के बारे में। जनजातीय आंदोलन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था, बताओ देखिए क्या, प्रजामंडल। क्लियर है? फिर हमने पढ़े व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। फिर हमने पढ़े थे कुछ राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन। और अब जो हमारा एक अंतिम टॉपिक रह गया, कौन सा, एकीकरण। उसका लगभग पोर्शन जो है हमारा हो गया है। क्लियर है? और आज की क्लास में हो सके तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो चलो, अब आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एकीकरण। क्या रहने वाला है? बताओ देखे, एकीकरण। एकीकरण में हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एकीकरण के बारे में बेसिक चीजें हमने पढ़ ली। प्रथम चरण पढ़ लिया, दूसरा चरण पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे चौथे चरण के बारे में। कौन से चरण के बारे में? चौथे चरण के बारे में। किसके बारे में? एकीकरण के बारे में। तो लिखो चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण। डेट क्या आती है तो आपको बताना, 30 मार्च 1949। और इसका नाम क्या रखा गया तो आपको बताना, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। और इसमें विलय किसका किया गया था बताओ देखे। तो इसमें जो विलय किया गया था, ये तो एक तो तीसरे चरण का विलय होगा इसमें, यानी संयुक्त राजस्थान का विलय होगा एक तो इसमें। क्लियर है? प्लस संयुक्त राजस्थान के अलावा 4 बड़ी रियासतों का विलय होगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और इसके अलावा जैसलमेर। तो लिख लो जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। कैसे मिली थी ये, क्यों मिली थी, क्या कारण रहे थे, वो सारी चीजें मैं अभी चर्चा कर लूंगा। इनको कैसे मिलाया गया। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले कि वृहत राजस्थान की मांग किसने की, तो आपको बताना जयप्रकाश ने की थी। क्लियर है? समाजवादी के नेता थे, यानी समाजवादी पार्टी के नेता थे। कौन बताओ देखे? जयप्रकाश। और इन्होंने जो मांग की थी ये की थी 9 नवंबर 1949 को उदयपुर में कोई सभा हो रही थी, उसमें जो इन्होंने मांग उठाई थी। उसके बाद में राजस्थान आंदोलन समिति भी बनी थी। राजस्थान आंदोलन समिति 1948 में उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, बताओ देखे कौन, राम मनोहर लोहिया। और उस जो समिति थी राजस्थान आंदोलन समिति, उसका उद्देश्य यह था कि जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को जो है जो इन चारों को मिलाकर और संयुक्त राजस्थान को मिलाकर जो है क्या बनाया जाए, बताओ देखे, वृहत राजस्थान बनाया जाए। और उसी का परिणाम है, इन्होंने जब मांग उठाई राजस्थान आंदोलन समिति ने, तो 1 दिसंबर 1948 को जो है दोस्तों मैं बात करूं तो इनसे वीपी मेनन ने, यानी मैं कह सकता हूँ रियासती विभाग ने जो वार्ता शुरू कर दी। और उसके बाद में बात की सबसे पहले जाकर किससे, जयपुर से, कि भाई बताओ क्या प्लान है। तो लिख लो पहले यहां तक है।
तो आपसे ये पूछ ले कि बताइए वृहत राजस्थान की सर्वप्रथम मांग किसने की, तो आपको बताना दोस्तों जयप्रकाश, समाजवादी नेता थे जयप्रकाश। इन्होंने जो मांग की कब, 9 नवंबर 1948 को। तो समाजवादी नेता जयप्रकाश ने 9 नवंबर 1948 को उदयपुर की आम सभा में ये कहा था कि वृहत राजस्थान बनना चाहिए भैया। आम सभा में सर्वप्रथम मांग की। क्लियर है, किसकी मांग की बताओ, देखे वृहत राजस्थान की। क्लियर है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए, ऐसे लिख लो, आपको नहीं तो पता ही नहीं होगा किसकी मांग की। आप थोड़े दिन बाद में पढ़ोगे तो भूल जाओगे। वृहत राजस्थान की मांग की, वृहत राजस्थान की मांग की। तो अब वृहत राजस्थान के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, देखे। तो वृहत राजस्थान के लिए एक समिति बनाई जाए और उस समिति का नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति। कब बनाई गई, तो आपको बताना 1948। इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था बताओ, देखे बताया था मैंने, किसको बनाया गया था, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। इस समिति ने क्या कहा था बताओ, देखे। तो इस समिति का ये उद्देश्य था कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनको मिला के, यानी इनके साथ में मिला के किसको, संयुक्त राजस्थान को, और किसका निर्माण होना चाहिए, वृहत राजस्थान के जो है निर्माण की मांग इन्होंने की। यानी कि बोला कि संयुक्त वृहत राजस्थान की जो मांगे होनी चाहिए। तो किस किस को मिला के बताओ, देखे जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर को संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संयुक्त राजस्थान को मिलाकर वृहत राजस्थान की मांग की, वृहत राजस्थान की मांग की। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद दिसंबर 1948 में, 1 दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर को दोस्तों इसी समिति ने प्रस्ताव रखकर दोस्तों जो है आंदोलन जो है प्रारंभ किया। और उसके बाद रियासती विभाग का इस समिति पर ध्यान गया और रियासती विभाग से आए थे वीपी मेनन, और उन्होंने जो है राज्यों से जो क्या कर लिया बताओ, देखे वार्ता जो है शुरू कर दी भाई। तो समिति ने 1 दिसंबर 1948 को प्रस्ताव रखकर आंदोलन शुरू किया, आंदोलन किया। अतः रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने राजाओं से वार्तालाप शुरू कर दी भाई। बोला कि हम अब जल्दी कर देंगे। अब बताओ सबसे पहले वार्ता किससे करें, तो सबसे पहले वार्ता कर लेते हैं जयपुर से। ये क्या बोल रहे हैं भाई जयपुर वाले, पहले इनकी सुन लेते हैं।
तो देखो जयपुर वाले क्या बोल रहे हैं भाई, सबसे पहले लिखो जयपुर। जयपुर के उस समय शासक कौन थे बताओ देखे, तो जयपुर के शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड थे भाई, सवाई मानसिंह सेकंड। मानसिंह फर्स्ट कहाँ थे, हल्दी घाटी में, याद करो, अकबर के साथ में महाराणा प्रताप के विरुद्ध। और इनके प्रधानमंत्री थे बताओ देखे कौन, या दीवान बोल दो या प्रधानमंत्री बोल दो, इनके प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम ध्यान में रखना, बताओ देखे कौन, वीटी कृष्णमाचारी, ये इनके थे प्रधानमंत्री। किनके बताओ देखे, सवाई मानसिंह सेकंड के, जयपुर के प्रधान, सवाई मानसिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे कौन बताओ देखे, वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी ने जो है वीपी मेनन को प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव किया, 3 जो है सुझाव दिए, वीपी मेनन को 3 सुझाव दिए। बोला कि सचिव जी आप एक काम कर सकते हो क्या, बोला कि बताओ क्या, बोला कि एक काम करो, मेरे पास 3 आइडिया है। बोला कि बताओ 3 आइडिया। बोला कि ये अपना राजस्थान है, ऐसे बना लो, ठीक है। बोला कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, जैसलमेर और जोधपुर, इनको मिला के आप क्या बना दो, इनको मिला के आप जो है पश्चिमी राजस्थान बना दो या सीमांत राजस्थान बना दो। पहली बात तो ये, किस किस को मिलाकर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को मिलाकर इनको क्या बना दो, पश्चिमी राजस्थान, या मैं कह सकता हूं कि जो है अलग एक राज्य बना दो, पश्चिमी राजस्थान संघ। ये प्रस्ताव रखा किसने, वीटी कृष्णमाचारी ने। उसके बाद कहा कि संयुक्त जो राजस्थान यानी तीसरा जो चरण है उसको यथावत रहने दो, इसको क्या रहने दो, यथावत, इसको मत छेड़ो। क्लियर है। नंबर 3 वृहत राजस्थान बना दो। बोला कि ठीक है। और वृहत राजस्थान में बोला कि किसको शामिल करें, तो बोले कि भरतपुर और धौलपुर को भाषा और संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिला दो, जयपुर के साथ में अलवर और करौली को मिलाकर वृहत राजस्थान बना दो। तो भरतपुर या धौलपुर को भाषा के आधार पर भाषा को संस्कृति व भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। और वृहत राजस्थान में क्या, जयपुर, ऐसे लिखो, अलवर व करौली का विलय जयपुर के साथ कर वृहत राजस्थान बना दो, वृहत राजस्थान बना दो। यानी राजस्थान के 3 टुकड़े होने चाहते हैं, कौन कौन से, 3 टुकड़ा करना, 3 जो टुकड़े होने जो करना चाहते थे, कौन बताते कि वीटी कृष्णमाचारी। बोला कि पश्चिमी राजस्थान यानी सीमांत राजस्थान अलग रहने दो, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर होगा। संयुक्त राजस्थान को यथावत रहने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वृहत राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर को भाषा और संस्कृति के आधार पर उनको जाने दो यूपी में, और जयपुर के साथ में अलवर और करौली का विलय करो, और उसके बाद में बना दो, बताओ देखे क्या, वृहत राजस्थान। इस बात का पता चला किसको, बताओ देखे, इस बात का चला बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के साथ जो है दोस्तों प्रधानमंत्री थे CS वेंकटाचारी। वो इस प्रस्ताव से जो है क्या नहीं हुए, बताओ देखे, सहमत नहीं हुए। तो फिर क्या, वीपी मेनन जो वापस गए किसके पास, जयपुर के प्रधानमंत्री के पास, यानी वापस वार्ता करने के लिए गए, और 2 शर्तों के साथ जयपुर का एकीकरण जो है कर दिया गया। नंबर 1 बात, सवाई मानसिंह आजीवन राज प्रमुख के पद पर रहेंगे। नंबर 2, जयपुर को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। स्थायी राजधानी का मैंने आपसे जो है मैं बात करूं तो
हमने वादा कहाँ कहाँ कर दिया। वादा एक तो उदयपुर में कर दिया है कि स्थायी राजधानी रहेगी। नंबर 2 हम जयपुर के साथ वादा कर रहे हैं, अभी आगे और भी विवाद होगा जोधपुर के साथ। तो लिखो बीकानेर के शासक है शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी ने इस प्रस्ताव से CS वेंकटाचारी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए, बोला कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर VP मेनन ने जयपुर के प्रधानमंत्री और जयपुर के शासक से वापस जो है दोस्तों क्या की थी, वार्ता की भाई। तो VP मेनन ने जयपुर के प्रधानमंत्री या दीवान बोल दो, प्रधानमंत्री से पुण्य वार्ता की। क्लियर है। अब जो है वार्ता करने के बाद में क्या निकलेगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब 2 शर्तों के साथ में जयपुर का क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे भाई। वार्ता की और 2 शर्तों के साथ जयपुर का एकीकरण किया। 2 शर्तें कौन कौन सी है। नंबर 1, जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड आजीवन क्या रहेंगे, राज प्रमुख। ऐसे लिखो, नंबर 1 जयपुर शासक है सवाई मानसिंह सेकंड है आजीवन राज प्रमुख। नंबर 2 जयपुर को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा, स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। बनाया जाएगा। क्लियर है। ये 2 मुद्दे थे भाई और दोनों शर्तें मान ली गई। अब विवाद आएगा, बता देंगे किसका, बीकानेर का। तो जयपुर तैयार है, बीकानेर से बात करो। तो बीकानेर के शासक कौन है, शार्दुल सिंह है। जयपुर की समीक्षा 16 है, यानी जयपुर की समीक्षा हमने कहां से शुरुआत की थी, यहां से। क्लियर है। अब बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह है और इनके जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, CS वेंकटाचारी। ये इनके क्या थे, बताओ देखे, प्रधानमंत्री थे। और महाराजा शार्दुल सिंह ने, या मैं कह सकता हूं महाराजा जो शार्दुल सिंह है, ये जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। और 15 अगस्त 1948 को इन्होंने बीकानेर रियासत में तिरंगे के स्थान पर बीकानेर रियासत का जो झंडा फहराया था भाई। इसलिए बीकानेर में झंडा विवाद भी हुआ था। और जब मेवाड़ मिल रही थी, यानी मेवाड़ रियासत जब मिल रही थी, तो बीकानेर के तहत जसवंत सिंह दाऊसर उन्होंने महाराणा भोपाल सिंह को कहा था कि जो रियासत मुगलों के सामने कभी नहीं झुकी, जो रियासत मराठों के सामने नहीं झुकी, और वो कांग्रेस से समझौता कर रही है, यानी कांग्रेस के सामने अपना समर्पण कर रही है, और वो ऐसे कैसे कर सकती है। तब महाराणा भोपाल सिंह ने कहा था कि मेरे पूर्वज ये चाहते थे और मेरे पूर्वजों की यही इच्छा थी कि लोकतंत्र बने
और अब जो मेरी रियासत है, लोकतंत्र बन गया है, जो मेरी रियासत है ये मैं कांग्रेस को सौंप रहा हूँ। मेरे को उकसाओ मत, बिना मतलब के कान मत भरो। और मैंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए भाई, मैंने मन बना लिया है। तो उसके बाद में फिर भी बीकानेर तैयार नहीं हुई। बीकानेर को बताया गया कि इतनी बड़ी रियासत मेवाड़ भी मिल गई है, तो आप भी मिल जाओ। तो बोला कि नहीं। उधर जोधपुर का भी अलग विवाद चल रहा था, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाना चाहती थी। इसलिए 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक सभा होती है, और उस सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धमकी भरा भाषण देते हैं वहां पर डायरेक्ट। किसको? जोधपुर और बीकानेर को। कि बोला कि सही ढंग से मिल जाओ, सही ढंग से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मैं मेरे तरीके से मिलाना चाहता हूँ, या मैं मिलाना जानता हूँ मेरी तरफ से। बोला कि चुपचाप साइन कर दो आप। किसको धमकी दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जोधपुर और बीकानेर वालों को। क्लियर है? तो लिखो। विवाद हुआ था क्योंकि बीकानेर अपना स्वतंत्र अस्तित्व है रखना चाहते थे, लेकिन उसके बाद में धमकी दी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 14 जनवरी 1949 को। सॉरी। नाइनटीन 49 को सरदार पटेल ने उदयपुर के आम सभा में उदयपुर की आम सभा में जोधपुर और बीकानेर पर दबाव डाला। क्लियर है? दबाव डालने वाला भाषण दिया आम सभा में। जोधपुर व बीकानेर रियासत पर दबाव डालने वाला भाषण दिया। तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे कौन? CS वेंकटाचार्य। तो CS वेंकटाचार्य ने महाराजा शार्दुल सिंह को कहा कि अब तैयार हो जाओ, हमको मिलना पड़ेगा। तो शार्दुल सिंह तैयार हुए। CS वेंकटाचार्य की सलाह पर शार्दुल सिंह एकीकरण के लिए तैयार हुए। एकीकरण को तैयार। और इनको प्री पर्स कितना दिया गया था महाराजा शार्दुल सिंह को? तो फिर आपको बताना दोस्तों, 17 लाख रुपए शार्दुल सिंह को 17 लाख रुपए दिए गए थे प्री पर्स के रूप में। लाख रुपए प्री पर्स दिया गया। ओके, ये बात आपको जो ध्यान में रखनी है भाई। अब क्या होगा? अब मिलाएंगे जैसलमेर को। जैसलमेर ऐसे नहीं मिलेगी भाई। कैसे मिलेगी? तो पाकिस्तान वाले उधर से खदेड़ेंगे, यानी पाकिस्तान वाले उधर से ठोकेंगे भाई। जैसलमेर जैसलमेर के उस समय शासक कौन थे? तो आपको बताना है। जैसलमेर की मैं बात करूं तो पहले तो ये बात करते हैं कि इस पर जो है अटैक जो किसका हुआ था और क्या हुआ था, कहानी क्या हुई थी। वह ये था कि जो है पाकिस्तान से जो है जैसलमेर पर हो गया अटैक। तो एक बार तो जोधपुर महाराजा को खबर पड़ी
कि पाकिस्तान का अटैक हो गया तो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह गए थे हेलीकॉप्टर लेके, जाकर वापस आ गए। उसके बाद भारत सरकार को इसकी सूचना दी गई और इधर से जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने सेना भेजी, उधर से भारत सरकार की सेना आई और पाकिस्तानी को वहां से खदेड़ा गया। तो जैसलमेर के शासक भी मान गए क्योंकि उनको पता था कि जो पाकिस्तान फिर से अटैक कर सकता है। तो जैसलमेर के शासक 2,80,000 पीपल्स के जो है साथ में जो है मान गए थे, यानी जोधपुर के शासक जैसलमेर के शासक को 2,80,000 पीपल्स दिया गया और एकीकरण पर जो है उन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए थे भाई। क्लियर है? तो जैसलमेर मान गया था भाई। क्लियर है? तो डायरेक्ट लिख देता हूँ पीपल्स, ऐसे लिख लो जैसलमेर मिल गया था। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करूं, अब बात आती है किसकी, जोधपुर की। समस्या यहां हुई थी, कौन है शासक? हनुमंत सिंह। 3 मिला दिए। यहां पर देखो जयपुर को कैसे मिला है हमने बता दिया। बीकानेर की क्या समस्या हुई, जैसलमेर मिल गया, पाकिस्तान अटैक करते ही जोधपुर। अब देखो जोधपुर के जो राजा थे ये पाकिस्तान मिलने की योजना बना रहे थे। इस बात का पता चला सबसे पहले सुमनेश जोशी को, और सुमनेश जोशी का समाचार पत्र था रियासती। उसमें जो खबर छपी कि जागो पटेल जागो, जागो मेनन जागो, बाकायदा ऊपर हेडलाइन थी अखबार में। तो फिर वीपी मेनन जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह से वार्ता शुरू करते हैं, लेकिन वार्ता में वो असफल हुए थे। कहते हैं कि कोई जो है पेन जैसी कोई पिस्टल थी वो तान दी थी वीपी मेनन पर। तो इस बात का पता चला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद मुलाकात करते हैं हनुमंत सिंह से, और हनुमंत सिंह को पता नहीं क्या बोलते हैं कि हनुमंत सिंह एकीकरण के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होते ही उन्होंने कहा कि पीढ़ी पर 17.5 लाख होना चाहिए और राजधानी स्थायी रूप से होनी चाहिए, क्या जोधपुर। अब राजधानी विवाद होगा उदयपुर, जयपुर और जोधपुर के मध्य। क्लियर है? तो लिखो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में, उधर से जिन्ना से बात हो गई थी और जिन्ना ने सारी शर्तें मान ली। तो उधर जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। कौन बता देगा? जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने की योजना बना रहे थे। उसके बाद इस बात का पता किसको चला? सबसे पहले रियासती समाचार पत्र। तो यह खबर सर्वप्रथम प्रकाशित किसमें हुई थी? रियासत समाचार पत्र में। और किसका? ये सुमनेश जोशी का है। उसके बाद सचिव आए, कौन बता देंगे? वीपी मेनन। मेनन ने हनुमंत सिंह से वार्ता की, लेकिन असफल रहे। आई बात समझ में? अब वार्ता कौन करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। दिल्ली में सरदार पटेल हनुमंत सिंह से वार्ता करते हैं और ये सहमति बनती है कि हम एकीकरण के लिए तैयार हैं और शर्तों के साथ तैयार हो गए भाई। तो शर्तें कितनी थी? 2 शर्तें, सॉरी 3 शर्तें। शर्तों के साथ तैयार। जैसे नंबर 1, पीढ़ी पर 17.5 लाख होना चाहिए। 17.5 लाख।
नंबर 2 में बात करूं तो राजधानी स्थायी रूप से जोधपुर को बनाया जाए। राजधानी स्थायी रूप से जोधपुर को बनाया जाए। नंबर 3 जोधपुर महाराजा को प्रशासन में उचित भागीदारी मिले, यानी अच्छा पद होना चाहिए भाई, प्रशासन में उचित भागीदारी मिले, यानी अच्छी पोस्ट होनी चाहिए। अच्छी 3 का हो गई 17.5 लाख, और राजधानी भागीदारी मिले, ये शर्तें थी किसकी बता देंगे, जोधपुर की। अब संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों का जो है विलय किया गया, चारों रियासतें मान गई, और अब बनेगा क्या बता देंगे, वृहत राजस्थान। तो लिखो संयुक्त राजस्थान में चारों रियासतों का विलय कर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया। चारों रियासतें कैसे मानी बता दिया ना, वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया, निर्माण किया। तो लिखो अब वृहत राजस्थान का प्रशासन, वृहत राजस्थान का प्रशासन, वृहत राजस्थान के प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन सबसे पहले राजधानी अब किसको रखे, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर, बताओ। तो राजधानी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के विवाद को सुलझाने हेतु समिति गठित है। कौन सी समिति थी, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। 2 बार बनेगी ये समिति ना, एक बार आगे बनेगी। और कब बनी थी, 1949। इसमें और सदस्य कौन कौन थे बताओ देखे, तो इसमें सदस्य थे BR पटेल, क्लियर है। इसके अलावा इसमें सदस्य थे बताओ देखे कौन, TC पुरी, इसके अलावा SP सिन्हा, ये इसमें सदस्य थे। और इस समिति ने क्या कहा था बताओ देखे, इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ देखो देखे। तो इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में आए विभाग सारे के सारे, इस समिति की सिफारिश पर सबको राज्य किया गया। किसको देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो राजधानी, बोला कि राजधानी पेयजल की आपूर्ति के हिसाब से, और राजधानी होगी तो कल को डेवलप होगी, डेवलप होने के हिसाब से जगह चाहिए आसपास, तो बोला कि एरिया खूब है, तो राजधानी किसको बना दो, राजधानी जयपुर को बना दो, यानी समान दूरी हो सभी जिला मुख्यालय से, बोला कि जयपुर ठीक है। फिर बोला कि जोधपुर वालों को कैसे राज्य करे, तो न्याय विभाग हाईकोर्ट जोधपुर को दे दो। न्याय कौन करेगा, अब जोधपुर करेगा। बोला कि पढ़ाई लिखाई कौन कराएंगे, शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोला कि ये दे दो किसको, बीकानेर को। फिर बोला
खनिज विभाग, खनिज विभाग दिया जाएगा उदयपुर को। बोला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, ये दिया जाएगा कोटा को। फिर आगे जाकर मैं बात करूंगा किसकी बता देंगे आगे जो है दोस्तों, वापस ये बनेगी समिति। इन्होंने बोला कि जब भरतपुर और धौलपुर का विलय हो जाएगा, मत्स्य संघ आगे विलय होगा। अभी तक मत्स्य संघ है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान संघ नहीं है क्योंकि उसका विलय संयुक्त राजस्थान में कर दिया गया। अब संयुक्त राजस्थान नहीं है क्योंकि उसका विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया। तो अब वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ है, ध्यान रखना, ठीक है। और जब मत्स्य संघ का विलय हो जाएगा तब कृषि विभाग जो किसको दे देंगे, भरतपुर को दे देंगे, ठीक है। अब रही बात राज प्रमुख की, तो कौन है आजीवन, सवाई मान सिंह सेकंड, इनको बना दिया, बताओ देखे क्या, राज प्रमुख। फिर मैं बात करूं महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो महाराज प्रमुख याद करो संयुक्त राजस्थान में कौन थे राज प्रमुख, उनको तो महाराणा भोपाल सिंह को। बोला कि पद बड़ा है, बोला कि काम क्या है, बोला कि काम कुछ नहीं है, सिर्फ पद बड़ा है, और ये दे दिया महाराणा भोपाल सिंह को। अब लड़ाई होगी उपराज प्रमुख की। तो उपराज प्रमुख देखो कितने भागों में था। उपराज प्रमुख में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। नंबर 1 कनिष्ठ फर्स्ट, कनिष्ठ सेकेंड, वरिष्ठ फर्स्ट और वरिष्ठ सेकेंड, क्योंकि सबको राजी करना है। कनिष्ठ फर्स्ट की मैं बात करूं तो जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह ने क्या कहा था कि प्रशासन में उचित भागीदारी होनी चाहिए, तो 1 पद दे दो इनको। फिर हनुमंत सिंह। फिर आपको पता है कि सेकंड चरण में कौन थे राज प्रमुख, भीम सिंह, और उसके बाद उनको लेकर आए थे कहां पर, बताओ देखे उपराज प्रमुख में, तो उनको रहने दो यही, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। भीम सिंह कनिष्ठ फर्स्ट, उसके बाद बहादुर सिंह बूंदी के शासक, और उसके बाद में बात करूं तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक, इनको वरिष्ठ सेकंड बनाया गया था भाई। क्लियर है। अब इसका उद्घाटन कब और कहां करें, बताओ देखे, और किसको बुलाया उद्घाटन में, बताओ। तो इसका उद्घाटन करते हैं, बताओ देखे कहां पर उद्घाटन कौन करेंगे, सरदार पटेल। किसका, वृहत राजस्थान का सरदार पटेल। कब है, 30 मार्च 1949, यहीं से राजस्थान का अस्तित्व माना जाता है भाई। क्लियर है। और उस दिन क्या वार था और क्या तिथि थी, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, चैत्र शुक्ल एकम थी और वार बुधवार था। चैत्र शुक्ल एकम में और वार बुधवार। और अब तो हमारे सीएम भजनलाल जी शर्मा ने कह दिया कि हम जो है नव वर्ष कब मनाएंगे, तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे भाई। सॉरी, नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल एकम, क्या राजस्थान दिवस जो है कब मनाएंगे, चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे, ना कि 30 मार्च को। क्लियर है। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान रहे कि अब इस दिन को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, बताओ इस दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं भाई, क्योंकि लगभग आ गया, देखो लगभग राजस्थान आ गया है। अब देखो एक तो सिरोही रह गया, क्लियर है, एक अजमेर मेरवाड़ रह गया, बाकी लगभग आ गया आपका। एक मत्स्य संघ उधर है, उसको मिला देंगे। अब देखो अब बनेगा इसका मंत्रिमंडल। क्लियर है। मंत्रिमंडल बाद में बना था। उद्घाटन 30 मार्च को कर दिया गया, मंत्रिमंडल बना था 7 अप्रैल को गठन। क्लियर है। कब, 7 अप्रैल को। लिखो। अब आ जाएगा यहां से मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को। अब मंत्री, मंत्री किस किस को बनाया बताओ देखे। तो मंत्री में मैं बात करूं
प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, इनको शामिल किया गया था बतौदे के कहां से, उदयपुर से। उसके बाद में बात करूं जोधपुर से, फूलचंद वापना, राजा हनुमंत सिंह, नरसिंह कछावा, इनको शामिल किया गया था जोधपुर से मंत्रिमंडल में। फिर देखो मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना बतो देखे किसको शामिल किया गया था, वेदपाल त्यागी, इनको शामिल किया गया था कोटा से। उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था रघुवर दयाल गोयल को, रघुवर दयाल गोयल को, और इनको शामिल किया गया था बीकानेर में, यानी बीकानेर से। और एक थे सिद्धराज टड्डा, इनको शामिल किया गया था जयपुर से। अब मंत्रिमंडल यही रहेगा, मुख्यमंत्री यही रहेंगे, क्लियर है। राजधानी भी यही रहेगा, यहां से फिक्स हो गया सब कुछ, क्लियर है बात। अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। तो ये था आपका चौथा चरण। अब मैं नेक्स्ट में बात करूं आपके सामने पांचवें चरण के बारे में। किसको मिला हूं बता दें कि पांचवें चरण में, पांचवा चरण, पांचवें चरण की अगर मैं बात करूं तो पांचवें चरण की डेट आती है 15 मई 1949, 15 मई 1949। इसमें विलय किसका करेंगे, वो उधर मत्स्य संघ अभी तक स्वतंत्र है उनको लाओ, और एक वृहत राजस्थान, इन दोनों को मिलाओ और एक नया प्रदेश बन जाएगा संयुक्त वृहत राजस्थान। तो इसमें विलय किसका होगा, नंबर 1 मत्स्य संघ, यानी पहला चरण, प्लस चौथा चरण कौन सा, वृहत राजस्थान। दोनों का विलय करके कौन सा चरण बना, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, ये बना भाई। तो ये हो गया आपका पांचवा चरण। अब पांचवें चरण में क्या होगा बताओ देखे। तो पांचवें चरण में ध्यान रखना, वृहत राजस्थान का प्रशासन वही रहेगा, यानी यथावत रहेगा। यथावत रखा गया केवल शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मंत्रिमंडल में शामिल किया गया भाई। अब मत्स्य संघ को मिलाने में कोई दिक्कत आई क्या बताओ देखे। तो आई थी, क्या आई थी कि 5 इकाइयां थी मत्स्य संघ में, 4 रियासतें, एक ठिकाना, सबको पता है। और वो एक स्वतंत्र राज्य था, क्लियर है। कब बना था, 18 मार्च 1948 को बनाकर उसको छोड़ दिया था, क्लियर है। और उसका मुखिया कौन था, शोभाराम कुमावत था कि नहीं था, था। वह क्या था, वहां पर किसान, आरएसएस और महिलाएं, ये सभी प्रशासन से क्या थी, असंतुष्ट, यानी प्रशासन वहां से तो ऐसा ही नहीं चल रहा था। उसके बाद भरतपुर और धौलपुर की जो जनता थी वो भाषा और संस्कृति के आधार पर कहां पर जाना चाहती थी बताओ देखे। तो उत्तर प्रदेश में जाना चाहती थी। उसके बाद जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी मैं कह सकता हूँ कि जनमत जो करवाया था, जनमत करवाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था डॉक्टर शंकर देव राय। उसमें सदस्य थे R.K. सिद्धवा, प्रभुदयाल। और उनमें से अगर मैं बात करूं, जब इस समिति की रिपोर्ट आई तो उस समिति की रिपोर्ट में जो अधिकांश जनता की जो राय ये थी कि हम जो राजस्थान में मिलना चाहते हैं। और 10 मई 1949 को चारों रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो चारों रियासतों से वार्ता करते हैं, कहां पर, दिल्ली में।
और चारों रियासतों ने जो है सहमति दे दी कि राजस्थान में, अब मैं कह सकता हूँ कि संयुक्त राजस्थान में जो है विलय करने की जो सहमति प्रदान कर दी। और 15 मई को मत्स्य संघ का प्रशासन जो है दोस्तों किसको समर्पित कर दिया, तो राजस्थान को जो है, या फिर मैं कह सकता हूँ संयुक्त राजस्थान में जो हस्तांतरित कर दिया गया। क्लियर है? तो लिखो, क्या लिखोगे इसमें? वो चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं, इतने लिख लो कि जो है भरतपुर व धौलपुर, भरतपुर धौलपुर बासा व संस्कृति के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलने या मिलना मिलना चाहती थी, अतः जनता की राय जानने के लिए या जनता की राय जानने हेतु समिति का गठन या समिति गठित। समिति का नाम क्या था? डॉक्टर देवराय समिति। डॉक्टर शंकर देवराय। इस समिति में सदस्य कौन कौन थे बता देंगे? तो इस समिति में सदस्य थे, नंबर 1 आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा ने आर के सिद्धवा, और कौन थे? प्रभु दयाल, यह समिति में थे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। इस समिति की रिपोर्ट, यह समिति की रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूं तो अधिकांश जनता राजस्थान में मिलना चाहती है। लगभग 89% जो है जनता मिलना चाहती है। सिर्फ 11% जनता ये थी, यानी ये कह रही थी कि हम जो है यूपी में जाना चाहते हैं। तो 10 मई 1949 को वार्ता करते हैं चारों रियासतों के साथ में। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लिखो, 10 मई 1949 को दिल्ली में सरदार पटेल चारों रियासतों से वार्ता करते हैं और वार्ता करते हैं अतः चारों रियासतें सहमत। चार रियासतें क्या हो गई? अब सहमत हो गए भाई, एक एक के लिए बोला कि हमको मिला दो। तो 15 मई को मत्स्य संघ का प्रशासन जो है किसको हस्तांतरित कर दिया गया? तो राजस्थान को। क्लियर है? तो लिखो, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित कर दिया। आई बात समझ में? बताओ देखे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बताओ देखे कौन सा चरण? 5वां चरण। अबे
लिखो कौन सा चरण? छठा चरण, षष्ठ चरण। कब है? 26 जनवरी 1950 यानी 1950। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया और इस दिन राजस्थान जो प्रदेश है, राजस्थान जो संघ बनाया गया था, यानी जो राजस्थान है उसको जो है दोस्तों अपने नाम की मान्यता मिल गई थी। तो लिखो राजस्थान नाम की विधिवत मान्यता, यानी अब नाम चेंज नहीं होगा, इस दिन मिल गई थी। उसके बाद में मैं बात करूं तो इसमें जो है सिरोही का विलय किया गया था। सिरोही का विलय, सिरोही का विलय किया गया था किसको छोड़कर? आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा के 89 गांव जो है ये उधर चले गए। कहां पर? बॉम्बे में, क्योंकि उस समय गुजरात नहीं था। अब देखो वाई क्या था? वाई ये था कि सिरोही की जो आधी जनता थी, सिरोही की जो आधी जनता थी वो क्या बोलती थी? गुजराती। और आधी जनता जो बोलती थी वो बोलती थी, बता देगी क्या? राजस्थानी। क्लियर है? तो मैं बात करूं, गुजराती भाषा आधी राजस्थानी भाषा बोलती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? नवंबर 1947 में सरदार पटेल ने जो है सिरोही का विलय किस तरफ कर दिया? सिरोही का विलय जो है बॉम्बे, उस समय बॉम्बे था भाई, यानी मुंबई में जो है इसका क्या कर दिया? विलय का जो प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद फरवरी 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ स्थान थे, जैसे मैं बात करूं पालनपुर हमारा स्थान था, दांता, ईडर, और स्थान था बताओ देखे कौन सा? विजयनगर। ये राजपूताना रेजिडेंसी के अंडर में था और राजपूताना रेजिडेंसी से हटाकर इनको जब बॉम्बे रेजिडेंसी के अंडर में डाल दिया, यानी ये हमारे क्षेत्र थे, किस में डाल दिया? बॉम्बे रेजिडेंसी में। फरवरी के बाद क्या? मार्च के बाद अप्रैल नहीं, मई में अगर मैं बात करूं तो वह क्या था? मई 1948 में सिरोही को भी डाल दिया। कहां पर बताओ देखे? सिरोही को भी डाल दिया कहां पर? बॉम्बे रेजिडेंसी में। क्लियर है? क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सिरोही में हुआ आंदोलन किसके नेतृत्व में? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? आंदोलन हुआ। कहां पर? सिरोही में। बोला कि हमको कहां रहना है? राजस्थान में रहना। और इनके जो सहयोगी थे वो कौन कौन थे बताओ देखे? बलवंत सिंह मेहता और हिराला शास्त्री, यानी इन तीनों ने जो आंदोलन किया सिरोही के लिए। क्लियर है? और हिराला शास्त्री ने क्या किया? 10 अप्रैल को पत्र लिखा। किसको बताओ देखे? 10 अप्रैल को पत्र लिखा सरदार पटेल को। उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया, सेन नहीं हुआ। पत्र किसको भेजा? तो पत्र भेजा सरदार पटेल को। कब है? 10 अप्रैल 1948 को। कोई रिप्लाई नहीं। क्लियर है? यानी सीन ही नहीं हुआ। फिर 14 अप्रैल को एक वापस पत्र भेजा गया 1948 को, कोई रिप्लाई नहीं। फिर याद करो 18 अप्रैल 1948 तीसरे चरण का उद्घाटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और इसमें आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हिरालाल शास्त्री इनसे मिलते हैं। बोला कि हमने 2 पत्र लिख दिए सरदार पटेल को, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आप जाकर उनको जो कुछ बोलो ताकि जो सिरोही को वापस जो है किस में मिला दिया जाए? राजस्थान में मिला दिया जाए। तो बोला कि देखो अभी सारी रियासतों की समस्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि अभी सारी जो रियासतों का समस्या है और रियासती विभाग सरदार पटेल के पास है। अभी मैं पंचायती करूंगा तो कल को कुछ मामला गड़बड़ हो गया तो सारे आने वाली पीढ़ी मेरे को गालियां देगी। तो जैसा हो रहा है अभी होने दो, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है। बोला कि फिर भी मैं जो बात करूंगा सिरोही के बारे में सरदार पटेल से, और ऐसा आश्वासन देके वहां से निकल गए।
उसके बाद नेहरू जी गए, नेहरू जी ने जाते ही शाम को लिखा सरदार पटेल को पत्र, बोला कि सिरोही का जो भी मसला है इसको सोल्व करो कैसे भी करके। बोला कि सरदार पटेल ने कहा मैं क्या करूं, सिरोही की जनता ने, सिरोही की जनता के कहने पर मैंने तो जो है उसका विलय बॉम्बे रेजिडेंसी में किया, मेरे को पता होता तो मैं राजस्थान में कर देता। क्लियर है। और उसके बाद में 5 जनवरी 1950 को अबू देलवाड़ा को छोड़कर से जो सिरोही का जो है राजस्थान में विलय का जो है क्या कर दी, घोषणा कर देती। तो ये कब है, 5 जनवरी 1949 को जो है किया गया था। और उसके बाद में अबू देलवाड़ा कब मिला, तो अबू देलवाड़ा बाद में मिला था 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन के तहत। तो लिखो 1 नवंबर 1956 क्या हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अबू देलवाड़ा को या अबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। क्लियर बात, ठीक है। अब 7वां चरण, जो भी गलतियां, जो भी सारी गलतियां रही है वो यहां सुधर जाएगी। तो लिखो 7वां चरण, नाम वही रहेगा, अब राजस्थान है ना। 7वां चरण नहीं पता लिख दो, 1 नवंबर 1956 राजस्थान। और ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। यह चरण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर, की सिफारिश पर। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी स्थापना, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 22 दिसंबर 1953। और एनसीईआरटी में इसकी जो डेट दी गई है वो दी गई है, तो दी गई 29 दिसंबर। क्लियर है। इसके अध्यक्ष, सॉरी, इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली, इसीलिए इसको जो है फजल अली आयोग भी कह सकते हैं भाई। कहीं पर आपको नाम दिख जाए फजल अली आयोग तो आप जो है घबराना नहीं, ठीक है। इसमें जो है सदस्य कौन कौन थे, सरदार पन्नीकर, सरदार पन्नीकर इसमें सदस्य थे। इसके अलावा इसमें और सदस्य कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी, तो रिपोर्ट इन्होंने सौंपी 1955 में। भाई रिपोर्ट में गलत भी हो जाए, पक्षपात भी हो जाए, मान लो मेरे कोई गांव का बंदा है, उसने सीमा खींच दी, मैंने कहूंगा कि ये खेत जो है मेरे आधा खेत उधर जा रहा है, तो इस जो थोड़ी सी सीमा है इसको इधर कर दे, तो इससे पक्षपात भी हो सकता है। तो इस समिति के जो रिपोर्ट थी उस पर गहन अध्ययन करने के लिए 17 सदस्यों की जो कमेटी बिठाई गई। क्लियर है, वो ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे आप जो ध्यान रख लेना। और उसके बाद में 17 सदस्य की जो है कमेटी ने इसकी जांच की, रिपोर्ट की पूरी की। और 1 नवंबर 1956 को, कब 1955 में, 1955 से 1956 तक 1 नवंबर को जो है ये वापस लागू हो गई। और उस समय संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा बताते हैं, 7वां संविधान संशोधन। क्लियर है। और पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही दोस्तों जो है क्या क्या कार्य हुए ये आपको ध्यान रखना। नंबर 1, इसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या कार्य हुए। नंबर 1, अबू देलवाड़ा का विलय हुआ राजस्थान में, अबू देलवाड़ा का विलय, अबू देलवाड़ा का विलय हुआ, नंबर 1 काम। नंबर दूसरी बात, 2 गांवों की अदला बदली की हमने। कितने गांव की, 2 गांवों की जो अदला बदली कर ली। कौन कौन से 2 गांव में बताओ देखे, 2 गांव की अदला बदली, अदला बदली बताओ 2 गांव कौन कौन से। तो देखो आपको ध्यान रखना दोस्तों, हमारा एक सत्र था सिरोंज, सिरोंज एमपी को दिया सुनील, हमने लिया यानी सुनील टप्पा, सुनील टप्पा
राजस्थान में मिलाया। यानी ऐसे याद कर लो, सरोज एमपी वालों को दे दी, सुनील हमने रख लिया। उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा का विलय, यानी अजमेर का विलय, क्योंकि अजमेर अभी तक क्या है, जो है स्वतंत्र था। और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री भी थे, बताओ देखे कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। और उसके बाद में बात करूं, अब हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर का विलय कर दिया है, तो विवाद होगा किसका, राजधानी का, क्योंकि ये तो एक अलग स्टेट है और इन्होंने कहा था कि राजधानी किसको रखा जाए, अजमेर को। तो अजमेर और जयपुर में विवाद होगा, फिर से बनेगी पी सत्यनारायण राव समिति। कब बताओ देखे, तो आपको बताना दोस्तों 1956 में। इस बार सदस्य इसमें कौन है, वी विश्वनाथन है, इसके अलावा वीके गुप्ता है। और इस रिपोर्ट ने फिर से कहा कि जो है राजधानी क्या होनी चाहिए, जयपुर। तो परमानेंट राजधानी क्या रहेगी, जयपुर ही रहेगी भाई। क्लियर बात। तो ये था आपका एकीकरण का 7वां चरण। क्या था बताओ देखे, एकीकरण का 7वां चरण। उसके बाद में नंबर 4, राज प्रमुख का पद कर दिया गया समाप्त 7वें संविधान संशोधन के तहत। और इसकी जगह जो पद आ गया था बताओ देखे कौन सा, राज्यपाल का पद। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो गुरुमुख निहाल सिंह है। इसके अलावा आपसे पूछ ले 7वें चरण यानी 7वें संविधान संशोधन के समय जो है मैं बात करूं, तो आपको देखना दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे। तो उस समय जो सीएम थे 7वें यानी 1956 में, तो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे बताओ देखे, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय हमारे जो क्या थे बताओ देखे, मुख्यमंत्री थे। कब, 7वें संविधान संशोधन यानी 1956 के समय। आइए यहाँ तक बात समझ में, बताओ देखे, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 1-2 बुक है वो ध्यान में रखना। नंबर एक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ इंडियन स्टेट, ये है वीपी मेनन की। एक तो ये पुस्तक आपको ध्यान में रखना है। एक है दोस्तों फ्रीडम एट नाइट, ये पुस्तक भी ध्यान रखना किसकी है, कोलिनस और जो लेपियर की है। क्लियर है, तो लिखो फ्रीडम एट नाइट, ये कोलिनस और लेपियर की। उसके बाद एक पुस्तक है बताओ देखे कौन सी, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज। ये पुस्तक किसकी बताओ देखे, तो ये पुस्तक है किसकी, मोजिले की। क्लियर है, ये पुस्तक है आपको ध्यान में रखना है, मोजिले। ये पुस्तक है आपको जो ध्यान में रखना है भाई। तो ये था हमारा एकीकरण, और एकीकरण के 7 चरण हमने कर लिए समाप्त। क्लियर है। इससे पहले के वीडियो अगर आपको एकीकरण के चाहिए तो अपलोड है, आप देख सकते हैं। आज हमने 4थे चरण के बारे में, 5वें चरण के बारे में, 6ठे चरण के बारे में, 7वें चरण के बारे में हमने जो है अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास में यानी आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।